नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। सर्वविद्या की राजधानी काशी में पिछले 3 साल से स्पेन से आई मारिया ने शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई की। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा मारिया को स्वर्ण पदक मिला। सर्वविद्या की राजधानी काशी में हमेशा से 7 समुद्र पार से छात्र शिक्षा के लिए आते रहे हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्पेन की मारिया 3 साल पहले वाराणसी आई और उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री में दाखिला लिया। शास्त्री के बाद आचार्य की पढ़ाई शुरू की। हिंदी और संस्कृत भाषा के अलावा स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन और इटालियन भाषा की जानकार मारिया ने इसे अपना सौभाग्य बताया और कहा कि सभी विषयों का उद्गम संस्कृत में है, इसलिए वह भारत आई और काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। गुरुजनों को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए मारिया ने संस्कृत विश्वविद्यालय को मां का दर्जा दिया। मारिया ने बताया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मेरी मां है, क्योंकि इसी प्रांगण से मैंने शिक्षा का क ख ग घ सीखा है। मारिया ने कहा कि आज गुरुओं के आशीर्वाद से मेरा आचार्य का कोर्स खत्म हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। मैं बहुत खुश हूं कि जिस कार्य के लिए भारत आई थी वो आज संपन्न हुआ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के हाथों गोल्ड मेडल मिला। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मारिया ने संस्कृत भाषा के प्रसार की बात कही और बताया कि सिर्फ स्पेन ही नहीं, इसे अन्य देशों में भी फैलाने के लिए कार्य करने की इच्छा है और देशों में भी फैलाने की इच्छा के साथ गुरुओं के आशीर्वाद को लेकर मैं जरूर उसमें सफल होंगी। और यहाँ पे आज हमको आचार्य का सर्टिफिकेट मिला, पूरा कंप्लीट हो गया और गुरु जी के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। अच्छा, किसके हाथों से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और किस विश्वविद्यालय की ओर से? अच्छा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ते हैं, मीमांसा विभाग से। अच्छा, आप स्पेन की रहने वाली हैं और कैसे आपको कैसे मन में चाह हुई कि हम संस्कृत चले बनारस संस्कृत पढ़ने? हमको भाषा में बचपन से रुचि थी, तो कोई विषय है भाषा से संबंधित जो मतलब पश्चिम विज्ञान से उत्तर नहीं मिल सकते हैं, तो केवल पूरा विश्व में भारत में मिलेगा और केवल संस्कृत के द्वारा और संस्कृत के संबंधित विषयों से प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए हम आए थे संस्कृत पढ़ने के लिए। अच्छा, मतलब सभी जानकारियों का ज्ञान संस्कृत में छुपा हुआ है? जी। अच्छा, तो क्या आप इसका प्रचार प्रसार आप पश्चिम देशों में करेंगे? जरूर करेंगे। नहीं, कुछ परिवार में कुछ प्लान तो किया होगा संस्कृत वगैरह को लेकर? रुचि होना चाहिए। विदेश में तो करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत के लोग इसमें इंटरेस्ट लें और सब लोग संस्कृत पढ़ते रहें या पढ़ने शुरू करें, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से तो देश और आगे बढ़ जाएगा। संस्कृत के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं आपको? अपना मातृभाषा स्पेनिश है, उसके बाद इंग्लिश और जर्मन और इटालियन भी जानते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 42वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को संपन्न हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड मेडल पाकर छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों की अपेक्षा दोगुनी संख्या में छात्राओं ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। कुछ छात्रों ने 2-2 विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो वहीं गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले 69 वर्षीय एलएलबी के छात्र कौतूहल का विषय बने रहे। गोल्ड मेडलिस्ट 69 वर्षीय एलएलबी के छात्र ने बचपन का किस्सा बताया कि उनके परिवार के एक वकील ने विरोधी से मिलकर उन्हें एक मुकदमे में हरवाया था। तभी से वो एक जज बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वो एक इंजीनियर बने और नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ से एलएलबी पूरी की है। गोल्ड मेडल पाने वाले सभी युवा मित्रों को बधाई। आप आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा। यदि हम गलती करेंगे तो देश का नाम बदनाम होगा। राज्यपाल महोदया ने मंच से कहा कि लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने 2016 से 2020 तक की अपनी उपाधि ग्रहण नहीं की है। ऐसे में उनसे कहना चाहती हूं कि वो अपनी उपाधि आकर ग्रहण करें और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी कहती हूं कि यदि वो आकर ग्रहण नहीं करते हैं तो उन्हें पोस्ट द्वारा भेजा जाए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बताया कि बहुत से छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होने के बाद अपनी डिग्रियां उपाधि लेने नहीं आते, या तो उन्हें जरूरत नहीं होती या उनकी रुचि नहीं होती। एवं स्नातक उपाधि प्राप्त स्नातक नहीं है। धन्यवाद। हमारे कुलाधिपति जी एक परिवर्तनकामी विदुषी हैं। आप उच्च शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति हेतु
सतत प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रही। आज आपके अध्यक्षीय आशीर्वचनों से लाभान्वित होने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। इसके लिए कुलाधिपति जी के प्रति श्रद्धा से नमन करते हुए हम आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी से अपने स्थान पर खड़े रहने का अनुरोध करते हैं। मैं विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रगान में अनुरोध करता हूँ। श्री राधा शुक्ला बीएससी कृषि, साक्षी वर्मा बीएससी, वाराणसी के भोजूबीर स्थित उदय प्रताप कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में कॉलेज परिसर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधान चुनाव अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए आगामी 3 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 6 मार्च को यूपी कॉलेज के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन नामांकन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मतदान तिथि 15 मार्च निर्धारित है तथा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक मतदान के पश्चात उसी दिन मतगणना व परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार विशेष रूप से हम लोगों ने प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान से प्रेरणा लेते हुए मतदान के दिन एक पिंक बूथ बनाने का निर्णय लिया है। इस पिंक बूथ पर कॉलेज की जितनी भी छात्राएं हैं वह अपना मतदान कर सकेंगी और छात्राओं द्वारा किए गए मतदान की मतगणना भी महिला कर्मचारियों द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जीएस राठौर ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ है कि कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के प्रचार प्रसार केवल कॉलेज परिसर में ही किए जाएंगे। इसलिए छात्रों को भी यह बता दिया गया है कि छात्र संघ चुनाव से जुड़ी कोई भी प्रचार संबंधित प्रक्रिया कैंपस के बाहर न करें, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का आगाज हो गया है। जिला प्रशासन की सशर्त अनुमति से 15 मार्च को चुनाव कराया जाएगा।
किस तरह की कॉलेज प्रशासन तैयारी किया हुआ है छात्र संघ चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए? छात्र संघ चुनाव कराने के लिए अब की 2-3 नई चीज़ें हमारे प्राचार्य और जो छात्र संघ के संरक्षक भी हैं उनकी अनुमति और चुनाव समिति से सर्वसम्मत से हम लोग ने पास किया। पहली बार हम लोग ने छात्र संघ चुनाव संचालित करने के लिए एक हेल्पलाइन भी दी है कि छात्र संघ चुनाव से संबंधित कोई भी जानकारी किसी प्रत्याशी को छात्र को लेनी होगी तो इस हेल्पलाइन से 10 बजे से 4 बजे तक संपर्क करके प्राप्त कर सकता है। दूसरा, हम लोगों ने पहली बार छात्र संघ में ऑनलाइन नामांकन का काम किया है। प्रारूप तैयार हुआ है कि जो छात्र संघ का नामांकन होगा वो पहले ऑनलाइन होगा और फिर दूसरे दिन ऑफलाइन केवल महाविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रत्याशी, उसका प्रस्तावक और उसका अनुमोदक ही केवल इस चुनाव कार्यालय से बगल में जो हम लोग का चुनाव कार्यालय है उसके काउंटर तक आएगा और अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उस दस्तावेज को जमा कर देगा। आदरणीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इच्छा को देखते हुए जो महिला सशक्तिकरण का देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, पहली बार छात्र संघ के चुनाव में हम लोगों ने एक बूथ पिंक बूथ के नाम से भी बनाया है, जिसमें केवल छात्राएं वोट डालेंगी और जो वहां मतदान कर्मी रहेंगे वो भी सब महिलाएं रहेंगी और जब गिनती होने जाएगा तो वहां भी केवल महिला कर्मी ही उस वोट को गिन के परिणाम स्थल तक पहुंचाने का कार्य करेंगी और इन सभी छात्राओं को हम रेड कारपेट वेलकम देंगे जिससे समाज में जागरूकता हो, महिलाओं में जागरूकता हो। ये आधी आबादी से ज़्यादा हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छात्राएं वोट डाल सकें। किस दिन नामांकन होगा सर और किस दिन पूरी प्रक्रिया सब चुनावी प्रक्रिया क्या है? चुनावी प्रक्रिया नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च को है। ऑनलाइन नामांकन किए हुए प्रत्याशियों द्वारा हार्ड कॉपी एवं मूल प्रमाण पत्र जमा किया जाना 8 तारीख को अपराह्न 11 बजे से 3 बजे तक। नामांकन पत्रों और दस्तावेजों की जांच 9 मार्च को अपराह्न 2 बजे तक। नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात वैध अवैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन 9 मार्च को। नामांकन वापसी 10 मार्च को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन उसी दिन यानी 10 मार्च को अपराह्न 2 बजे के बाद कर दिया जाएगा। सभी चीज़ें कॉलेज की वेबसाइट पर और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर डाल दी जाएंगी। मतदान की तिथि 15 मार्च सोमवार प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। उसके तुरंत पश्चात आधे घंटे का एक अल्प विराम होगा। स्ट्रांग रूम में मतपेटियां रख दी जाएंगी और उसके बाद काउंटिंग करा दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को देखते हुए इस बार बूथों की संख्या 25 कर दी गई है, जिससे कि छात्र छात्राओं में भीड़ की स्थिति न रहे। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार का नियम है उसका पालन करते हुए इसको हम लोगों ने 25 बूथों का निर्माण किया है। इस समय जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत ही जोर दे रहे हैं, इसलिए हमने और मुख्य चुनाव अधिकारी महोदय ने इस पे निर्णय लिया कि भाई इस तरह का एक संदेश हम लोग भी सरकार को दें, जनता को दें कि भाई हमारे यहाँ भी महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस तरह का बूथ जैसे और वो लोग आदर्श बूथ एक तरह से कर रहे हैं, उसका एक ये भी है कि भाई आदर्श बूथ भी रहे और महिलाओं का ही रहे। सब काम वहाँ महिलाएँ करेगी पूरा शुरू से लगाकर अंत तक। और जैसा आपने कहा कि भाई पूरी उसकी सजावट की जाएगी। सजावट करने के बाद इस तरह से एक भी आदर्श बूथ भी है और महिलाओं के लिए स्पेशल है। शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न मतदान पूरी प्रक्रिया हो, इसके लिए क्या तैयारी सर? इसके लिए पूरा हमारा प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से हम पूरा सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग आपको नहीं है, इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय से समय ले रहे हैं। कल भी हमने ट्राई किया, उसके पहले भी किया, लेकिन अभी जिलाधिकारी महोदय बहुत व्यस्त है, इसलिए हो सकता है आज हमको समय मिल जाए, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है और बिना पुलिस प्रशासन के हम इसको नहीं करा सकते हैं।
हमारा तो सब प्रोक्टोरियल बोर्ड, हमारे सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आ जाएगा, कुछ इस तरह की बात कर देगा, तो उसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए हमने प्रशासन से अनुमति लेके ही ये चुनाव की घोषणा की है। इसलिए पुलिस प्रशासन की विशेष एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े कॉलेज को वो समय समय पर आके देखे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, क्या कमियाँ हैं, और हमारे सभी लोगों को सहयोग करे, जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो आज हम जिलाधिकारी महोदय से जाएंगे, ये बात बताएंगे कि सर जो है ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, हमारा पूरा सहयोग है, लेकिन जब तक प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा हम सही तरीके से नहीं करा सकते। चुनावी प्रचार बाहर नहीं कर पाएंगे इस बार छात्र? हाँ, इस बार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने माननीय चुनाव अधिकारी महोदय को कहा है कि भाई आप समय समय पर चक्रमण करते रहें, बाहर भी देखते रहें, और उनको निर्देश दे दिया गया है। अभी जब ये होगा, एक बार हमने मीटिंग ली है, सभी जो पदाधिकारी है उनको ये पूरा निर्देश बता दिया गया है कि भाई आप लोग इन निर्देशों का पालन करें। बाहर अगर आप करेंगे तो जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा, और वो कार्रवाई जो भी करने के लिए कहेंगे हम लोग उसको करने के लिए बाध्य रहेंगे। मार्च माह के प्रथम मंगलवार को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल समाधान दिवस का तहसील पर आयोजन हुआ। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक संपूर्ण समाधान दिवस, जिसके माध्यम से आम जन की समस्याओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारित किया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रदेश की प्रत्येक तहसील में प्रथम व तृतीय मंगलवार को किया जाता है। इसी क्रम में गिलट बाजार स्थित सदर तहसील में एसडीएम सदर के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल, कानूनगो समेत पुलिस व प्रशासनिक विभाग के कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब खबरें गोरखपुर से। एसपी क्राइम के मार्गदर्शन में साइबर सेल ने लौटाई बीएसएफ जवान के चेहरे पर मुस्कान। ऑनलाइन धोखाधड़ी करके जालसाजों ने जवान के खाते से 52,617 रुपए निकाल लिए थे, जिसे साइबर सेल ने वापस जवान के खाते में पहुंचवाया। जब किसी की मेहनती कमाई कोई जालसाज हड़प लेता है तो उसके हालात क्या होते हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ की पहाड़ियों में देश की सरहदों पर देश की रक्षा करने वाले जवान और देश के अंदर जनता की रक्षा करने वाली पुलिस ने यह साबित कर दिया कि देश के पैसे को वह किसी अन्य के हाथों में जाने नहीं देंगे। बीएसएफ के जवान दीपक कुमार सिंह अपनी बूढ़ी मां के खाते में 10,000 रुपए भेजने के लिए फोन पे का इस्तेमाल किए, लेकिन किसी वजह से वह पैसा मां के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर मदद लेने की कोशिश की तो जालसाजों ने उनके खाते से 52,617 रुपए निकाल लिए। देश का यह जवान जम्मू कश्मीर के रजवाड़ी में बर्फ के पहाड़ों के बीच रहकर देश की सेवा कर रहा है और उसकी इस गाढ़ी कमाई को जालसाजों ने जब निकाल लिया तो उसके होश फाख्ता हो गए। साइबर क्राइम सेल की टीम ने 10 दिन के अथक प्रयास के बाद बीएसएफ के जवान के खाते में पैसा वापस कराने में सफलता हासिल की। ये दीपक कुमार एक फौजी हैं, ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और गोरखपुर में इनका परिवार बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए रह रहा है। ये बीएसएफ में कार्यरत हैं राजौरी में। तो इनके लिए अपनी माँ को पैसा भेज रहे थे तो इनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो इन्होंने फ़ोन पे का इस्तेमाल किया। तो फ़ोन पे कस्टमर नंबर ये गलत नंबर पड़ा था, उसके माध्यम से इन्होंने पे किया तो इनके लिए जो कोड बताए जा रहे थे कि इतना करो, ये हमारा कोड है, रेफरेंस कोड है, तो इस प्रकार इनके 52,615 रुपये कट गए। तो इन्होंने यहाँ साइबर से ये 16 तारीख को पैसे कटे थे, इन्होंने 17 तारीख को आके कंप्लेन की। तो फिर हमारी साइबर क्राइम की टीम, जिसमें कि उप निरीक्षक हमारे ये महेश चौबे और इनकी टीम शशि शंकर राय और शशिकांत जायसवाल, इन लोगों ने इस पर काम किया और इनके पूरे पैसे 52,617 रुपये इनके वापस कराए। तो उससे प्रसन्न होकर ये यहाँ पे साइबर क्राइम की टीम के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हुए। पैसा जब बीएसएफ के जवान के खाते में पहुंचा तो उसने एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह समेत उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया और उन कार्यालय पहुंचकर
हाथ जोड़कर सभी को धन्यवाद दिया। सर ये 16 तारीख को मैं अपनी माँ को 10,000 रुपये भेजा था पैसा, लेकिन वो माँ के पास पहुँचा नहीं था सर पैसा। तो फिर मैंने एक गूगल पे सर्च मारा पे फोन रिफंड पैसा के लिए, तो उससे एक नंबर मिला था हमको। उस नंबर पे कॉल किया तो वो मेरे को बताया कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आप जैसा मैं बताता हूँ वैसे करिए। आप दीपक @ और 10,000 RBL डायल करिए और मोबाइल का लास्ट 5 नंबर जो है वो डायल करिए। तो वैसे ही हमने डायल किया और तो मेरे मोबाइल का लास्ट नंबर था 32,618। तो जैसे ही 32,618 डाला वो 32,618 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए। तो मैसेज आया तो मैं ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उससे कंटिन्यू बात कर रहा था वो मेरे से, स्पीकर ऑन थी। तो उसके बाद बोला कि ठीक है एक बार और करिए, तो फिर मैं वैसे ही सेम किया और बोला मेरे को कि 19,999 डालिए इस बार। तो फिर मैंने 19,000 उससे पूछा कि ये 19,999 क्या है, तो उसने बताया ये जो है रेफरेंस कोड है, आप ये डालिएगा तो पैसा रिफंड हो जाएगा आपका। फिर मैंने 19,999 डाले तो वो भी पैसा 19,999 रुपये कट गए। कटने के बाद जो है मोबाइल उसका स्विच ऑफ हो गया। फिर मैं इधर से कॉल किया तो फिर बिजी आने लगा। तो इस तरह से मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। फिर मैंने तुरंत आनंद फानन में अपने एक भाई हमारे एम्स में OPD इंचार्ज हैं, तो उनको भाई को बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गया हमारे साथ। तो भाई जो है तुरंत आए, साहब को सूचना दिया, हमने एप्लीकेशन दिया। साहब जो है तुरंत साइबर सेल वाले को बताए और साइबर सेल वाले ने तुरंत कार्रवाई करके हमारे टोटल पैसे 52,617 रुपये वापस करवा दिए, जिसके लिए मैं साहब का और जो साइबर सेल वाले कर्मी हैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी के साथ HBC न्यूज़ का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।